नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए गणित विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर क्लास 7th के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर हैं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है। पेपर हल करने के लिए विद्यार्थियों आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का, और ये पूरा पेपर आपके 70 अंकों का रहने वाला है। तो अब हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं भाग अ से, जिसके अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया गया है और इसमें कुल 10 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एक एक अंक का रहेगा। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि -5 इंटू 0 इंटू -2 का मान क्या होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -5 को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बन जाएगा, और उसके बाद में 0 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि कितनी भी बड़ी संख्या है और वो सब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यदि उस संख्या में 0 है, यानी किसी भी संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सदैव क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि 2.5 भाग 0.5 का मान है। तो पहले तो हम इस दशमलव संख्या को एक भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2.5 है, इसको हम 25 लिख देंगे, और प्रत्येक संख्या के बट्टे में एक होता ही है। यहाँ पर दशमलव के बाद में एक अंक है, तो यहाँ पर हमारे बट्टे में एक अंक आ जाएगा, मतलब ये 10 बन जाएगा। और भाग के स्थान पर हम भाग ही लिखते हैं एक बार, उसके बाद में इसको आगे हल करेंगे। 0.5 को हम लिखेंगे 5, और इसके भी बटे में एक हैं, हमें पता है दशमलव के बाद में एक अंक है तो हम एक 0 लगा देंगे। ये इस टाइप से हो गया। अब आगे इसको हल करते हैं। तो ये हम लिखेंगे 25/10। आपको पता है भाग करने के लिए क्या करते हैं, भाग के स्थान पर मल्टीप्लाई का सिंबल करते हैं और पीछे वाली संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। 5/10 है ना, तो इसको हम लिख देंगे 10/5। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में हम क्रॉस काट भी सकते हैं। तो यहाँ हम 10 से 10 को कैंसिल कर देते हैं, और 5 का भाग 25 में हमारे जाता है 5 बार। तो इस पूरे का आंसर हमारा कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, क ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की घात 0 का मान हमेशा होता है। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी संख्या है, उसकी घात यदि 0 है तो उसका मान होता है 1। कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर ग है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है सही ढंग से। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, x-3 बराबर 10 में x का मान क्या होगा। यहाँ पर आपके एक समीकरण दिया गया है, इसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि x-3 बराबर में है हमारे 10। इसमें आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो x को हम यहीं पर रख देते हैं। बराबर में आपके पहले से कौन है, 10 है, तो इस 10 को हमने लिख दिया। ये माइनस का 3 है, उस साइड में भेज देते तो ये हो जाएगा हमारे प्लस का 3, है ना। अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखो x के बराबर में कितना है, 10 + 3 यानी 13। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 13। ऑप्शन नंबर ख है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। पांचवा क्वेश्चन है कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। अब 4 का भाग पूरा पूरा जाता है 100 में कितनी बार, 25 बार जाता है। अब यहाँ पर हमारे क्या क्या बच रहा है, 3 3 इंटू 25 बच रहा है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये होते हैं 3 इंटू 25 यानी 75। तो कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 75%। ऑप्शन नंबर ग है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। एक समबाहु त्रिभुज में कितनी सममितीय रेखाएं होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज, जैसे मान लो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक समबाहु त्रिभुज, यानी आपको मानना है कि इसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर माप की है, ठीक है ना। ये आपके एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें कितनी सममिति रेखा है, मतलब आप इसमें ऐसे कितनी रेखाएं खींच सकते हो ताकि ये इसके बराबर बराबर दो टुकड़े होते रहे, है ना। यानी एक तो आप यहाँ से ऐसे खींच सकते हो, दूसरी आप इस भुजा से सामने वाले शीर्ष को मिला सकते हो, तीसरी बार इस भुजा से सामने वाले शीर्ष को मिला सकते हो। तो मतलब इसमें कितनी सममिति रेखा होगी, 3 सममिति रेखा होगी। एक समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा होती है, 3 सममिति रेखाएं होती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7। एक पासे का आकार कैसा होता है। जो एक पासा होता है ना, उस पासे में क्या होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। मतलब वो किसके आकार का होता है, एक घन के आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर ग है ना, वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य क्या है।
माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इसने बोला है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 1 यानी ये पहली आपकी पूर्ण संख्या, ये दूसरी पूर्ण संख्या, और ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी। ये आपके 5 की 5 प्रथम पूर्ण संख्या हो गई। 0, 1, 2, 3 और 4। अब इसका माध्य ज्ञात करना, तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ के हम देखते हैं, तो ये कितना, 0 और 1 1 होता है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 हो जाते हैं 10। तो इसका योग कितना होता है, 10 होता है। अब इसके अंदर हम भाग देंगे, किसका भाग देंगे, कुल प्रेक्षण कितने हैं, यानी कुल प्रेक्षण है आपके 5। कितने हैं, 5 से, तो हम 5 का भाग देंगे, और 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो आपके कितना आ जाएगा इसका माध्य कितना आ जाएगा, माध्य बोलो या औसत, एक ही बात है। तो यहाँ पर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 2। ठीक है, औसत या माध्य दोनों एक ही बात होती है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, आप सभी को पता ही है। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। जिसका पहला कमेंट आएगा उसके कमेंट को हम पिनअप करेंगे। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रीमिय संख्या धनात्मक है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रीमिय संख्या है वो प्लस की है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है, तो ये संख्या माइनस की हो गई, ऋणात्मक हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारे धनात्मक है, ऑप्शन नंबर ख है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये माइनस की है, यहाँ पर इसे देखते हैं तो ये भी माइनस की है। तो आपको ध्यान रखना है, अंश यहाँ हर में या फिर इसके बट्टे के बराबर सीध में माइनस का सिंबल है, तो वो संख्या माइनस हो जाती है। एक विशेष पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि आपको अंश में और हर में दोनों में माइनस का सिंबल देखने को मिले तो वो संख्या आपके धनात्मक होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हमारे रिक्त स्थानों से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि व्रत की परिधि का सूत्र है। तो व्रत की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr होता है ना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान उसके 2 जिससे हम बोलते हैं विपरीत अंतःकोण। कौन से, विपरीत, यहाँ पर आ जाएगा हमारे विपरीत, जिसे अभिमुख भी कहते हैं। ठीक है, विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर मैं आकृति बना के आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने ये त्रिभुज बनाया है और यहाँ पर ये इसका बाह्य कोण है। तो ये बाह्य कोण है ना, इसका योग होगा वो इसके सम्मुख जो ये आपके कोण है अंतःकोण, इन कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये बार वाला कोण आपके ए प्लस बी के बराबर में होगा। इन दोनों के योग के बराबर होता है बार वाला यानी अंतःकोण। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा 13वां, 2x और 5x बराबर पद कहलाते हैं। यानी ये लाइक टर्म के आपके हैं। तो ये 2x और ये 5x दोनों के दोनों x, दोनों में सर्रासी x है और उनकी घातें भी बराबर है। तो इसे हम बोलेंगे समान पद। कैसे, समान पद, या इसे आप जातीय पद भी कह सकते हो। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 है ना। और ये इस साइड में भी जाता है, ये माइनस की भी संख्या होती है, क्योंकि धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो आपके सभी पूर्ण संख्या होती है, वो माइनस की या प्लस की हो सकती है। तो -1, -2। इसने बोला है कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोले तो प्लस की संख्या। तो ये प्लस की संख्या 0 न तो प्लस का होता है न माइनस का। प्लस का तो हमारे हैं 1, जो सबसे छोटा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो -1 जो आपके हैं वो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन, 1/2 का 1/2 भाग खाली जगह होता है। तो 1/2 हम यहाँ लिख के आपको समझाते, 1/2 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/2 का 1/2। जो 1/2 है ना, इसका भी आधा कितना होता है। तो ये हम ऐसे करते हैं, ये आपके मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंश अंश से गुणा करता है, 1 1 से गुणा करके 1 बनाएगा, 2 2 से गुणा करके 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 1/4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। उसके बाद में हमारे सत्य या असत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी हमारे 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन और सत्य असत्य का पहला क्वेश्चन है कि a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। मतलब ये हुआ कि a यानी इसे हम आधार मान लेते हैं। यदि ये हमारा आधार है तो ये हमारे m और n घातांक है। कि जब आधार सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है
तो घातें आपस में क्या करती है, जुड़ती है, तो m + n हो जाएगा। तो ये बात इसकी कैसी है, सत्य है। उसके बाद का क्वेश्चन है, बेलन का कोई कोना नहीं होता है। तो बिल्कुल राइट है, जो बेलन होता है वो एक कैसा होता है, मतलब गोल आकार का होता है, गोलाकार होता है। तो इसका कोई भी कोना यानी शीर्ष नहीं होता है। तो ये भी बात इसकी कैसी है, सत्य है। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, लाभ प्रतिशत हमें क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत की बात हो या फिर वो हानि प्रतिशत की बात, ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है। तो ये बात भी इसकी कैसी है, सत्य है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, समीकरण में बाएं और दाएं पक्ष का मान बराबर होता है। तो ये बात भी इसकी सत्य है कि जो समीकरण होता है, मान लो यहाँ पर आपके एक समीकरण है, ये आपके बायां पक्ष है और ये आपके दायां पक्ष है, या बीच में बराबर का सिंबल होता है। तो ये दोनों के दोनों पक्ष होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये बात भी इसकी सत्य है। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, बहुलक वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है। ये बात भी इसकी बिल्कुल राइट है। जो बहुलक होता है वो जो सबसे ज़्यादा बार प्रेक्षण आ रहा है ना, वही उसका बहुलक कहलाता है। सबसे ज़्यादा बार आने वाला बहुलक कहलाता है। बहुलक बोले तो बहुत बार आने वाला, सबसे ज़्यादा बार। तो ये भी बात इसकी कैसी हो जाएगी, सत्य। मैंने इस सत्य असत्य से रिलेटेड क्वेश्चन ये 5 आपको सॉल्व करवाए। इसमें सभी सत्य से रिलेटेड ही हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो असत्य वाले भी आप क्या सकते हैं, तो असत्य है तो उसके लिए आपको क्रॉस लगा देना है। तो यहाँ पर हमने ये जो भी 5 क्वेश्चन पढ़े हैं ये सभी सत्य हैं। उसके बाद में मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन है हमारे, जो 5 क्वेश्चन हैं और ये 5 अंक के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला है कि समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम इसके सामने वाले पॉइंटों को पढ़ते हैं। वाई अक्ष और एक्स अक्ष ये तो हमारे दंडालेख से रिलेटेड हैं। पाइथागोरस गुण, ये समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें लगता है पाइथागोरस गुण, ठीक है ना, जिसे पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं। उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा, ठीक है, ये 10 से मिलेगा। लंब रेखा है, लंब रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, लंब रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। दंड आलेख होता है, दंड आलेख एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बनता है। और उसके बाद में -1 इंटू -1, दोनों के दोनों माइनस हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक एक से मल्टीप्लाई करके 1 बनेगा और माइनस माइनस गुणा करके प्लस बन जाएगा। तो इसमें ई है वो राइट हो जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा। अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 अंक के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और क्रम वाइज ये 22वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय गुण का एक उदाहरण दीजिए। क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय का मतलब है कि उसका क्रम हम बदल सकते हैं, और इसमें किसका क्रम विनिमय गुण के बारे में बताया गया। क्रम विनिमय गुण है वो विद्यार्थियों आपको याद रखना है, एक तो योग में लगता है और एक गुणन में लगता है। तो हम ये दोनों ही आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो आपकी एक संख्या ए है और दूसरी संख्या आपकी है बी, तो इसमें आप क्रम बदल देते हो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए को पीछे और बी को आगे ले लेते हैं, तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं बी प्लस ए। तो ये आपके क्रम विनिमय गुण है। अब देखो इसके अनुसार एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखे, 2 + 3 बराबर में मैंने लिखा 3 + 2। क्या इन दोनों का मान बराबर है, 2 + 3 यानी 5 और 3 + 2 = 5, यानी क्रम बदलने पर इसमें कोई अंतर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्रम विनिमय गुण लगता है, एक तो योग में लगता है और गुणन में भी लगता है। गुणन वाला हम यहाँ सीखते हैं, ए इंटू बी। मान लो आपके पास 2 पूर्णांक है, एक ए है दूसरा बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। यदि आप इसको ए को बी से मल्टीप्लाई करो या फिर आपको बी है इसको आप ए से मल्टीप्लाई करो, तो भी आपके इसमें आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, 2 × 3 = हम लिखते हैं 3 × 2। देखते हैं इसका, 2 को 3 से गुणा करते 6 होता है और 3 को 2 से गुणा करें तो भी 6 होता है। तो क्रम विनिमय का गुण इसमें भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के सहित आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 23वां। 4x² - 3xy में x स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक का मतलब गुणा करने वाला। तो यहाँ पर आपको बताना है कि x² है, ये किसका गुणांक है या इससे कौन गुणा कर रहा है। तो हम देखते हैं x² कहाँ है, यहाँ पर है x²। ये किससे गुणा कर रहा है, तो ये 4 से गुणा कर रहा है। जब सर राशि और असर राशि के मध्य में कोई निशान नहीं होता है तो वहाँ पर गुणा लगता है। कौन गुणा मतलब क्या कार्य होता है, गुणे का कार्य होता है। तो x² का गुणांक कौन है, 4 है। तो आप लिख दोगे x², यहाँ पर मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। x² का गुणांक, x² का गुणांक कौन है, 4 है, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन हल करें। 0.2 × 6, यहाँ पर एक दशमलव संख्या है और दूसरी आपके डायरेक्ट एक पूर्णांक है।
तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका दशमलव को भिन्न में लिख देंगे। तो ये हम लिख देंगे 2 और बटे में 1 होता है, दशमलव के बाद में एक अंक है तो एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा, यानी 2/10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई से इसके बटे में 1 लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई कटता है तो काटने की कोशिश करेंगे या डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई अंश अंश से गुणा करता है और हर से गुणा करता है, तो 2 से गुणा करता है तो ये होता है 2 छक्के 12 होता है, और बटे में कितना है आपके 10 है। तो ऐसे हो गया। अब हमें काम ये करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट दशमलव में दिया गया, तो आंसर भी हम दशमलव में ला सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बटे में 10 हैं, तो जब भी बटे में यानी 1 और 1 के बाद में 1 जीरो या 2 जीरो यानी 10, 100, 1000 ऐसे होता है, तो डायरेक्ट हम पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 जीरो है तो आप राइट हैंड की साइड में एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, यानी इस प्रकार से आपके हो जाएगा 12 है ना, तो यहाँ पर 1 जीरो है तो इस साइड में आप एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, यानी ये हो जाएगा आपके 1.2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। नीचे दिए चित्र में शीर्षाभिमुख कोण पैसानी, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर मैंने ऐसे ए और एक्स लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये कोण आपके ए है और ये कोण आपके है बी, ये कोण एक्स है और ये कोण है आपके वाई, मान लो ये वाला। तो यहाँ पर हम शीर्षाभिमुख कोणों को समझते हैं। तो विद्यार्थियों कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण है ना, वो कौन सा है, कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण बी है, और शीर्षाभिमुख कोण माप में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कोण एक्स को लिखते हैं, कोण एक्स का शीर्षाभिमुख कोण है कोण वाई, ये भी माप में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वो माप में बराबर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन है क्रमवाइज 26वां क्वेश्चन है, एक घनाभ की कितने फलक और कितने किनारे होते हैं। एक घनाभ होता है उसमें कितने फलक होते हैं और कितने किनारे होते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं घनाभ बनाकर हम समझते हैं। ये हमारा मान लो दिख तो रहा है घन के जैसा, बट मान लो आप इसे घनाभ। अब इसने फलकों की बात की है तो इसमें फलक कितने हैं, ये पहला वाला फलक है, ये वाला, ये दूसरा वाला फलक है, इसके साइड वाला ये तीसरा वाला फलक है और ये चौथा वाला फलक है, इसके पीछे वाला ये आपके 5वां फलक है और एक नीचे वाला ये 6 फलक है। तो एक घनाभ होता है उसमें फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो घनाभ होते हैं जिसके फलक यानी फेसेज कितने होते हैं, 6 होते हैं। और उसके बाद में एड्स यानी किनारे, किनारे कितने होते हैं, एड्स किनारे होते हैं कुल 12 होते हैं। देखो 1 2 3 4 और नीचे 4, 1 2 3 4 8 हो गए, और ये 4 खड़े 1 2 3 और 4 12 किनारे हो गए। और उसके बाद में हमारे क्या रह गया, शीर्ष रह गए। तो शीर्ष इसमें कितने होते हैं, एक घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है 8, कितनी होती है 8। देखो ये 1 2 3 4 और इसी प्रकार से 4 नीचे भी होते हैं, 1 2 3 और 4 यानी 8 हो गए। तो इससे रिलेटेड ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 3 अंक के क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 प्रश्न है हमारे। 27वां क्वेश्चन है क्रम वाइज, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या की। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक पासे पर प्रेक्षण कितने होते हैं। तो परिणाम हम लिखते हैं यहाँ पर, परिणाम एक पासे के परिणाम, परिणाम क्या क्या होते हैं एक पासे के परिणाम। एक पासे पर 1 लिखा हुआ आता है, 2 लिखा हुआ आता है, 3 भी लिखा हुआ आता है, 4 भी लिखा हुआ आता है, 5 और क्या लिखा हुआ आता है, 6 लिखा हुआ आता है ना, ये इतना लिखा हुआ आता है। अब इसने पूछा अभाज्य संख्या, तो इसमें से हम अभाज्य संख्या को लिखते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। विद्यार्थियों यदि वीडियो आपको पसंद आए और समझने को कुछ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। अब हम इसमें से अभाज्य संख्या लिखते हैं। तो अभाज्य संख्या है हमारे 2 3 5। कितनी अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है। अब आप कहोगे सर एक विद्यार्थी न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। अब इसने बोला है कि भाई इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करने का विद्यार्थी सूत्र होता है प्रेक्षणों की कुल, सॉरी मैं लिख देता हूँ यहाँ, कुछ गलत बोल दूंगा। ये होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये होता है इसका सूत्र।
अनुकूल परिणाम यानी जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके परिणाम कितने हैं। तो हमें अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो अभाज्य संख्याओं की ये परिणाम कितने, तो 3 परिणाम है, तो हम अंश में लिख देंगे 3 और बट्टे में लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम है 100, तो ये आ जाएगा 3/100। अब दोनों में एक जैसी संख्या का भाग जा रहा है, 3 का तो काट के छोटा कर देंगे। 3 में 3 का भाग जा रहा है आपके 1 बार और 100 में जा रहा है आपके 2 बार, तो इसका आपकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 28। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेमी और 15 सेमी है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई किन दो संख्याओं के बीच होनी चाहिए। विद्यार्थियों, यदि आपके पास एक त्रिभुज है और उसकी दो भुजाएं अवेलेबल हैं, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है, इसका आप अनुमान लगा सकते हो। मतलब ये फिक्स पता कर सकते हो कि उसकी तीसरी भुजा होगी वो इन दो संख्याओं के मध्य में होगी। तो इनके योग से तो छोटी होती है और इसके अंतर से बड़ी होती है। तो पहले इसका अंतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, अंतर। इसका अंतर कितना है, तो हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 15 - 12 यानी कितना हो गया, 3। तो 3 से तो बड़ी होगी, हम यहाँ लिखेंगे, बाद में लिख देंगे। ये एक बार अंतर ज्ञात करते, अब इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। इसका योग हमारे 12 + 15, इन दोनों का योग हमारे कितना होता है, 12 दूनी 24, 25 26 27 होता है ना, 27 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे, अतः तीसरी भुजा 3 सेमी व 27 सेमी के बीच होगी, तो इसकी तीसरी भुजा वो किन दो संख्याओं के बीच में होगी, 3 सेमी से तो बड़ी होगी और 27 से छोटी होगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर से तो बड़ी और योगफल से छोटी होती है तीसरी भुजा। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन है, एक वर्ताकार शीट की त्रिज्या 7 सेमी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं और इसकी ये त्रिज्या है हमारे जो है 7 सेमी। कितनी है, 7 सेमी। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr², ये सूत्र होता है। पाई का मतलब होता है आपको पता है 22/7 मल्टीप्लाई, आर का मतलब त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या इसकी 7 है, या आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 7 × 7 2 बार आप लिख सकते हो। अब 7 से 7 काट सकते हैं क्योंकि ये भाग में और ये आपके अंश में, ठीक है ना, गुणे में। तो अब हमारे पास बस क्या रहा है, 22 × 7 बस रहा है, 22 × 7। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 15, 154 वर्ग सेमी। सेमी में है ना, इसलिए वर्ग सेमी। यदि मीटर में होता तो वर्ग मीटर लिखती, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन है, यदि 15 पेन की कीमत 180 रुपये है तो 25 पेनों की कीमत क्या है, इसको आपको एक एक नियम से हल करना है। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि पहले एक का ज्ञात करना है। तो पहले हम एक पेन का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल मूल्य है उसके अंदर भाग देंगे। जो कुल मूल्य आपको 180 रुपये आपने दिए हैं, वो कितने पेनों के दिए, उन पेनों की संख्या का, तो 15 का भाग दे दें। ठीक है, ये इतने रहने दो, काट के बाद में छोटा कर देंगे। अब हमें ज्ञात कितने का करना है, 25 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 पेनों का मूल्य। तो एक पेन का मूल्य है आपके 180/15, आपको ज्ञात करना है 25 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। अब इसको काट के छोटा कर देते हैं। 5 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार और 5 का भाग इसमें जा रहा है आपके 5 बार। उसके बाद में या 3 का भाग 3 में गया आपके 1 बार और 18 में आपके जाता है 6 बार, यानी 60 बार हो गया, या 0 है ना, इस कारण से। तो 60 × 5 = कितना हो गया, 6 × 5 = 30, यानी 300 रुपये। कितने रुपये, 300 रुपये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 31वां। नीचे दी गई आकृति की घूर्णन समिति का क्रम बताइए। आपको क्रम बताना है कि कितने क्रम में घूमेगी, कितनी बार घूमेगी, तब ये समिति जैसी दिखेगी, यानी बार बार सेम जैसी दिखेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 90 डिग्री के एंगल है, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के एंगल है। तो जब ये वाला भाग आप इसको इस प्रकार से घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तो ये वाली रेखा यहाँ तक आ जाएगी,
ये वाली रेखा है वो यहाँ तक आ जाएगी, तो ये वाली रेखा यहाँ आ जाएगी। वापस से प्रत्येक जो रेखा है वो अपनी सेम पोजीशन ले लेगी, यानी सेम टू सेम दिखेगी। दूसरी बार वापस आप घुमाओगे तो भी ऐसा दिखेगा, 180 पर घुमाओगे, उसके बाद में और 90 डिग्री घुमाओगे और 90 डिग्री घुमाओगे। मतलब आप इसको यदि इसको पूरा एक राउंड घुमाते हो तो ये सेम आकृति जैसे कितनी बार दिख जाएगी, तो ये दिखेगी आपको 4 बार। कितनी? 4 बार। तो गुणन क्रम कितना है इसका? 4 है। ये आकृति, इसको आप यदि ऐसे घुमाओगे तो ये वाला भाग आपके यहाँ आ जाएगा और ये वाला भाग नीचे आ जाएगा, तो सेम टू सेम तो दिखेगी नहीं। वापस से आप घुमाओगे तो इसको बार बार आप घुमाओगे, यानी जब 4 बार इसको आप घुमाओगे तो केवल और केवल एक बार इस सेम दिखेगी, क्योंकि ये ऐसे है ना, तो दोबारा घुमाएगी तब ये लाइन यहाँ आ जाएगी, तीसरी बार यहाँ आ जाएगी, सॉरी या ऐसे है तो पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार वापस यहाँ आ जाएगी। तो इसको पूरा राउंड आप कराओगे पूरा, तब ये कितनी बार सेम आकृति अब दिख रही है ऐसी कैसी दिखेगी, तो केवल और केवल एक बार दिखेगी। तो इसका गुणन क्रम है वो कितना है? 1 है। ठीक है। उसके बाद में आपके बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं दीर्घ उत्तरीय, जो 5 अंकों वाले क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन है। तो क्रम वाइज 32वां क्वेश्चन है, एक संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए समीकरण बनाकर। तो पहले समीकरण बनाना है, तो हम लिखेंगे एक संख्या उससे हम क्या मान लेते? x मान लेते। अब ये क्या कह रहा है? एक संख्या के 3 गुने, इसका 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 गुने और 11 का योग। इसने और बोला है कि भाई 11 का योग और 11 का योग 32 है। अब इन एक संख्या है उसका 3 गुना और 11 का जो योग है, इन सभी को जोड़ते हैं ना तो आपको कितना मिलता है? 32 मिलता है। ये आपका एक समीकरण बन गया। अब इसको थोड़ा हल कर देते हैं, x को 3 से गुना करते हैं तो ये आपके होता है 3x प्लस के 11 है बराबर में आपके 32 है। अब इसको समीकरण को सॉल्व करते जाना है। हम प्लस के 11 को उस साइड में भेज देते तो इधर रह जाएगा आपके 3x बराबर में आपके 32 है। ये प्लस का 11 उधर गया तो माइनस का 11 हो गया और यहाँ बराबर में लगाता हूँ। 32 में से यदि हम 11 घटाते हैं तो हमारे पीछे कितने बचते? 21 बचते हैं, है ना। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर आपके रह गया 3x। हमें तो ओनली फॉर x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो x को यहीं पर रखो बराबर में। ये 21 है, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। ये गया भाग में, 3 का भाग 21 में कितनी बार जाता है? 7 बार जाता है। तो x का मान आपके कितना आ गया? 7 आ गया। तो आप लिख दोगे अतः वह संख्या 7 है। उसके बाद में 33वां क्वेश्चन है, संख्या रेखा बनाकर उस पर निम्नलिखित प्रीमियम संख्या को दर्शाना है। इन सभी के हर में 4 है और ऊपर में आपके 4 3 5 2 है और एक संख्या माइनस की भी है। तो यहाँ पर हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है और इसमें सभी में बराबर गैप से हम ऐसे मतलब लाइनें खींच देंगे बराबर गैप के साथ। ये खींच दिया। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें से मान लो यहाँ पर इसको हम 0 मान लेते हैं, ये 0 मान लिया। या हम लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने लिख दिया। हमें बड़ी से बड़ी संख्या इसमें नज़र आ रही है, अंश में देखें तो 3 है ना। ये जो बड़ी है 3/4 बड़ी नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के बट्टे में कितना? 4, तो इन सभी के बट्टे में आप 4 लिख दो। 1/4 2/4 3/4 और 4/4, यानी मतलब हुआ 1। जब अंश और हर एक जैसा होता है तो इसका मतलब होता है 1। उसके बाद में 5/4 6/4 और उसके बाद में 7/4। उसके बाद में वापस मान लो यहाँ होता है तो आपके होता है 8/4 और 4 का भाग 8 में पूरा पूरा जाता है आपके 2 बार, तो यहाँ पर है आपके 2, है ना। अब इसने बोला है कि 3/4, तो ये रहा 3/4। इस प्रकार से आप गोल घेरा कर दोगे। उसके बाद में 2/4 दर्शाना, ये रहा आपके 2/4। ठीक है। उसके बाद में इसने माइनस की संख्या बोली है तो यहाँ पर हम लिखते हैं -1, यहाँ पर है -2, -3, या -4 है और ये है -5 और यहाँ पर है -6। इनके भी सभी के बट्टे में आपके 4 है, सभी के बट्टे में 4। यहाँ अंश और एक जैसा हो जाएगा तो इसका मतलब आपके 1 हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर आपके 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है और इसके बट्टे में 4 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने बोला -5/4, तो ये रहा -5/4। इसके ऊपर आप ऐसे गोल घेरा कर दो और साइड में या लिखना चाहो तो या लिख दो -5/4 या लिख दो आप 2/4, जिसे आप 1/2 भी लिख सकते हो और ये आपके हो जाएगा 3/4। ऐसे आप दर्शा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में व्यक्त करना है। पहले तो सरल करना है। तो यहाँ लिखा गया है कि 2 की घात 5 कोष्टक
2 इसकी होल स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 7 की घात 3। तो पहले तो इसको थोड़ा हम व्यवस्थित कर देते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक की संख्या की डबल घात होती है ना, तो ये घातें आपस में मल्टीप्लाई करती है, तो ये आपके हो जाएगा 2 की घात 5 दूनी 10 हो जाएगी, 2 की घात कितनी होगी 10 होगी, इंटू 7 की घात आपकी है 3, बट्टे में हम लिखते हैं, बट्टे में। इन 8 को थोड़ा सा हम साइड में लेके चलते हैं, या 8 है ना, इस 8 की घात कितनी है 3 है, तो 8 खुद के भी तो गुणनखंड हो रहे हैं, 8 के गुणनखंड कितने होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 के गुणनखंड ऐसे हैं। तो 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये क्या कह रहा है कि 8 की घात 3, तो ये भी तो 8 है, ये पूरा पूरा 8 है, तो इसकी भी घात कितनी है 3 है, तो इस प्रकार से लिखोगे। अब इसकी घात 3 है, मतलब इस कोष्टक को कितनी बार आपको लिखना पड़ेगा 3 बार लिखना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ इसकी घात हो जाएगी, इसको शॉर्ट और कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करता है तो घातें आपस में जुड़ती हैं, तो इसकी घात 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो इनकी घात कितनी होगी 2 की घात होगी 3, और कोष्टक के बाहर इसकी घात कितनी है 3 है ना, तो यहाँ कितनी होगी 2 की घात, ये घातें आपस में मल्टीप्लाई करेगी, तो यहाँ हो जाएगी आपके 2 की घात 9 हो जाएगी, 3 इंटू 3 9 हो गया, और इंटू में आपके क्या है 7। अब इसको आगे हल करते हैं, 2 की घात 10 है, तो विद्यार्थियों ये भाग जाता है आपस में, आपको पता है कि नीचे वाली संख्या का यानी हर का भाग अंश में देते हैं, तो भाग देते हैं तब ये घातें माइनस होती है, तो ऐसा मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखो 2 की घात 10 भाग 2 की घात 9 बराबर में आपके हो गया, देखो घातें माइनस करती है भाग करती हैं तब, तो 10 में से 9 जाएगी तो पीछे रहेगा 1, यानी यहाँ रह गया 2, किसका इन पूरे का आंसर आपके रह गया 2, अंश में आपके 10 है ना, अंश में कितने 10 है, 10 घात है, तो ये अंश में रहा है, ठीक। इसको मैं आगे से यहाँ पर आपको समझाऊंगा, उसके बाद में इनको हल करते हैं, तो इसको भैया ऐसे लिख सकते हैं 7 की घात 3 भाग 7, अब भाग करते तब घातें माइनस होती हैं, तो यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, 3 में से 1 गया तो पीछे कितना रहा 2 रहा, तो यहाँ 7 की घात रहेगी आपकी 2, तो अब इसको हम लिखते हैं, ये अंश में आपके एक तो रहा है 2 इंटू 7 की घात और कितनी रही है 2 रही है, तो ये आपके आंसर आ गया, बट्टे में तो आपके पूरा पूरा कैंसिल हो गया है ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। दिखने में बड़े होते हैं, सॉल्व करते हैं समझते हैं तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। उसके बाद में एक आयताकार बगीचे के अंदर चारों और 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, यदि बगीचा 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और इसने बोला कच्चा चित्र बना लीजिए, हल करने के लिए आपको सही रहेगा। तो यहाँ पर भैया बना लेते हैं बगीचा, ये बगीचा बना लिया, आप चाहो तो यहाँ घूमने आना। अब इसने बोला है कि ये बगीचा 30 मीटर तो लंबा है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई है आपके 30 मीटर और चौड़ाई ये 20 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर। अब इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो यहाँ से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, 2 मीटर यहाँ पर बनाते हैं, अंदर एक और छोटा सा वर्ग बनेगा, सॉरी आयत बनेगा ऐसे, ये ऐसे। अब हमें क्या करना है, ओनली फॉर इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये जो रास्ता है ना इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, आप दिमाग लगाइए, आप यूज करोगे कि जो सर ये बड़ा वाला आपकी आयत है, इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, और उसके अंदर से अंदर वाला जो आयत है इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करके माइनस कर दें, तो ओनली फॉर कौन बचेगा, रास्ता बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। देखो ये बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आपको पहले लिखना होगा दिया हुआ क्या है, ज्ञात क्या करना है ऐसे। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो बड़ा आयत तो आपको पता है 30 इंटू 20 है, तो ये हम लिखेंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, सूत्र लगा के आपको हल करना है। 30 इंटू 20 यानी ये कितना हो गया 600 वर्ग हो गया। अब मीटर है तो मीटर, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे छोटा आयत का क्षेत्रफल, छोटा आयत कितना है हमें पता करना पड़ेगा, ये पूरी पूरी आपकी 20 है। इसने बोला है कि ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ पर ये 2 मीटर कट गया और 2 मीटर यहाँ कट गया, तो ये अंदर कितना रह गया 2 मीटर इधर से कटा 2 मीटर इधर से कटा, तो ये अंदर तो रह गया 16, कितना रह गया 16 इंटू यहाँ पर ये पूरी पूरी आपके 30 है, पूरी पूरी कितनी है 30 है, तो यहाँ से 2 आपके कटा और 2 मीटर यहाँ से कटा, तो कितना कटा कुल 4 मीटर कट गया, तो 30 में से 4 कटा तो पीछे कितना रह गया 26 रह गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको गुणा करते हैं,
16 सके 96, 96 का भैया हो गया से। हासिल के गए हमारे 9, मैं कहीं पर शुभ के से साइड में लिख देता हूँ हासिल 9, ठीक है। उसके बाद में 16 दूनी 32, 32 और 9 हमारे होते 41, कितने होते 41, ये माइनस करेंगे 600 में से 416, तब आपको रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं 1600 माइनस करते हैं 400, 600 में से 416, 10 में से 6 के पीछे रह गए आपके 4, या 9 में से आपके 1 गया पीछे रह गया 8, या 5 में से 4 गया तो 5 में से 4 गया पीछे बचा 1। तो यहाँ पर आपके जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल है 184 वर्ग मीटर। कितना 184 वर्ग मीटर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये हमारा जो गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके प्रैक्टिस पेपर था वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, और यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बार कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखना। अब हमारी तरफ से आप सभी को अलग जो अगले वीडियो तक की मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।